प्यारे बच्चों नमस्कार। हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के भूगोल चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास की, जिसमें आज का हमारा मुख्य विषय है संसाधन क्या है। बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप यह सीख पाएंगे सबसे पहली बात कि संसाधन का अर्थ क्या है, अर्थात संसाधन क्या है और ये हमारी दैनिक आवश्यकताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। दूसरी बात यह सीखेंगे कि संसाधन की शर्तें क्या हैं, मतलब किसी वस्तु को संसाधन बनाने के लिए किन वैज्ञानिक शर्तों की जरूरत पड़ती है। तीसरी ये बात कि मानव की भूमिका क्या है, अर्थात मानव कैसे अपनी तकनीकी और ज्ञान के माध्यम से प्राकृतिक तत्वों को मूल्यवान बनाता है। तो चलिए करते हैं सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से इसकी शुरुआत। अगर एक गांव है, मान लीजिए, उसके आसपास में एक बहुत घना जंगल है और उस घने जंगल में बहुत सारी दुर्लभ वनस्पतियां हैं और साथ ही साथ में बहुत सारी औषधियों के पौधे भी मौजूद हैं। अब बात यह है कि क्या वो जंगल उन गांव वालों के लिए संसाधन है अथवा नहीं। तो अगर हम इस पे थोड़ा विचार करें तो हमें पता चलेगा कि अगर गांव वाले उन पेड़ पौधों या उन वनस्पतियों या उन औषधियों का इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने उपयोग में ले लेते हैं, तब वो जंगल उनके लिए संसाधन का रूप बन जाएगा, यानी संसाधन बनेगा। अगर वो उसका इस्तेमाल करना ही नहीं जानते, नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जंगल उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्राकृतिक पदार्थ के समान होगा, यानी वो सिर्फ और सिर्फ उसको देख सकते हैं, उसका यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में वो जंगल उनके लिए संसाधन नहीं होगा। मतलब ये बच्चों कि बिना ज्ञान और तकनीकी के प्रकृति के अनमोल उपहार भी हमारे लिए केवल पदार्थ मात्र रह जाते हैं। बच्चों, बात करते हैं संसाधन के परिभाषा की। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, वो सभी संसाधन कहलाती हैं। इस डेफिनेशन को बच्चों आप अपनी बोर्ड की परीक्षा में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसाधन किसे कहते हैं, तो वहां पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी की हूबहू डेफिनेशन है। बात करते हैं कि कोई संसाधन, कोई वस्तु है, उसके संसाधन होने के लिए उसमें 3 प्रमुख गुणों की आवश्यकता होती है। वो गुण कौन कौन से हैं? तो पहला गुण है तकनीकी रूप से वो सुलभ हो, अर्थात उसके लिए तकनीकी आसानी से उपलब्ध हो। दूसरा गुण आर्थिक रूप से संभाव्य, अर्थात वो हमारे बजट में हो, यानी कम लागत में वो तैयार हो सके या हमें उपलब्ध हो सके। तीसरा गुण ये होना चाहिए कि सांस्कृतिक रूप से वो मान्य होना चाहिए, यानी सामाजिक रूप से वो स्वीकृत हो, यानी समाज के लोगों के द्वारा उसको अप्रूवल मिला होना चाहिए। मतलब ये है कि वो चीज जो है हमारे समाज के काम में आ सके, यानी हमारे समाज के हितकारी हो। राइट। बात करते हैं आगे कि संसाधन बनने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहली शर्त ध्यान रखिए, उपयोगिता, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे यूटिलिटी बोलेंगे, यानी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरी आवश्यक शर्त प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, उसे निकालने के या फिर उपयोग में लाने के लिए उपर्युक्त या उपयुक्त तकनीकी उपलब्ध होनी जरूरी है। तीसरी आवश्यक शर्त यह है कि उसकी मूल्य या स्वीकृति प्रदान होनी चाहिए, यानी समाज उसे स्वीकार करे और आर्थिक रूप से वह विकास के हमारे अनुकूल हो। ये तीनों बातें यानी उपयोगिता, प्रौद्योगिकी और स्वीकृति या फिर मूल्य हम कह सकते हैं, ये 3 चीजें जरूरी होती हैं संसाधन बनने के लिए। राइट। तो बात करते हैं हम आगे कि क्या हर वस्तु संसाधन है। तो एक रोचक उदाहरण से इसको समझिएगा। जैसे जो रेगिस्तान है, हमारे यहाँ जो रेगिस्तान है, उसकी जो रेत है वो सदियों से वहीं पर पड़ी हुई थी, लेकिन उस समय वो संसाधन नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम उसका इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही उस रेत से सिलिकॉन चिप्स और कांच बनाए जाने लगे, तुरंत ही वही रेत एक हमारे लिए वैल्यूएबल यानी मूल्यवान संसाधन बन गई। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे सूर्य का प्रकाश, पहले हम सिर्फ उससे वो हमको सिर्फ गर्मी देता था, और आज के समय में वही सूर्य का प्रकाश सौर ऊर्जा का साधन बना हुआ है।
तो कहने का मतलब यह है कि तकनीकी के आने से जो मूल्यहीन वस्तु यानी जिसका जो हमारे लिए एकदम किसी काम की नहीं थी, वो भी हमारे लिए आज बहुमूल्य संसाधन बन गई है। यानी तकनीकी के आने से मूल्यहीन चीज भी बहुमूल्य संसाधन बन जाती है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे मानव और पर्यावरण का अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप। मानव और पर्यावरण में जो आपसी संबंध है वो कैसे। तो सबसे पहले जो मूलभूत संकल्पना है कि मानव पर्यावरण तकनीकी और संस्थाओं के बीच में, ध्यान देना, मानव पर्यावरण तकनीकी और संस्थाओं के बीच में अंतर संबंध यानी आपसी संबंध से संसाधनों का निर्माण होता है। ध्यान देने वाली बात है, संसाधन निर्मित होने के लिए आदमी, जो मानव पर्यावरण तकनीकी और संस्थाओं के बीच में आपसी संबंध का बहुत होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला आप देख पा रहे होगे, ह्यूमन प्लस नॉलेज प्लस टेक्नोलॉजी, यानी मानव, उसका ज्ञान और तकनीकी, ये जब सब आपस में मिलते हैं तब वो हमारे इस्तेमाल करने के लिए चीजों का निर्माण करते हैं, यानी संसाधन बनाते हैं, संसाधनों का निर्माण करते हैं। अर्थात मानव जो है स्वयं से, अपने आप से ही संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वही पदार्थों को संसाधनों में बदलने का काम करता है। अब देखेंगे कि कैसे इन तीनों यानी भौतिक पर्यावरण, जिसे हम लोग प्रकृति कहते हैं, और प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी और संस्थाएं, ये तीनों आपस में एक ट्रायंगुलर शेप में यानी अंतः क्रियात्मक त्रिकोण के रूप में कैसे काम करती हैं। सबसे पहले जो प्रकृति है, यहां से हमको कच्चा माल प्राप्त होता है। उसके बाद उस कच्चे माल पर हम इसको जो है यूज करते हैं, यानी दोहन किया जाता है। किसके माध्यम से? तकनीकी के माध्यम से। और फिर वही दोहन जो है, वह दोहन हमारी संस्थाओं के लिए यानी एक आर्थिक विकास को गति देती है। तो इस तरीके से ये तीनों एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेट करती हैं और एक ट्रायंगुलर शेप दर्शाती हैं, एक त्रिकोणीय संबंध प्रदर्शित करती हैं। बात करते हैं आगे, दैनिक जीवन में संसाधनों का क्या महत्व है, यानी दैनिक जीवन में हमारे संसाधन कैसे नजर आते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर घर और विद्यालय की, तो बच्चों आप अपने घर और विद्यालय में किताबें, पेन, डेस्क, मोबाइल फोन और इंटरनेट जो शिक्षा में सहायता करते हैं, उन सभी चीजों को आप जो देख पाते हो वो हमारे घर और विद्यालय में उपलब्ध संसाधन है। दूसरा, बुनियादी आवश्यकताएं, यानी कि जैसे पीने का पानी, बिजली, भोजन, जो सीधे जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करते हैं, ये सभी जरूरत की चीजें, सोने के लिए बिस्तर, लाइट, फैन, ये सब चीजें जो है हमारे लिए बुनियादी आवश्यकताएं हैं, यानी ये भी हमारे लिए दैनिक जीवन में संसाधन हैं। अगला, परिवहन और संचार एक संसाधन के रूप में, जैसे सड़कें, गाड़ियां, रेल मार्ग, जो देश के आर्थिक विकास की रीढ़ है। तो इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में जो संसाधन है उनका महत्वपूर्ण योगदान है, हमने इस तरह से देखा। बात करते हैं आगे, भारत में संसाधनों की बहुत सारी विविधता है बच्चों। जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग संसाधन, अलग अलग प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान जो है वो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का बहुत ही उत्तम उपलब्ध संसाधन के रूप में है। यानी कि इसका महत्व ये है कि भविष्य के लिए जो हरित और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की अपार क्षमता राजस्थान में उपलब्ध है। राइट। बात अगर करें झारखंड और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में कोयला, लौह अयस्क और खनिज मौजूद हैं, यानी कोयला, लौह अयस्क और खनिज संसाधन के रूप में उपलब्ध है। यहाँ इनके महत्व की बात अगर हम करें, इनके विशेष महत्व और उपयोग की, तो भारत के भारी उद्योगों और बिजली उत्पादन का मुख्य आधार है झारखंड और छत्तीसगढ़। बात अगर हम पंजाब और हरियाणा की करें बच्चों, तो यहाँ पर जो उपलब्ध संसाधन है वो है उपजाऊ कृषि भूमि और जल संसाधन। इसकी महत्व ये है कि खाद्यान्न उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले कृषि क्षेत्र के रूप में इसकी उपयोगिता है। बात करते हैं लद्दाख, इसकी जो यहाँ पर उपलब्ध संसाधन है वो है सांस्कृतिक विरासत और लवण, यानी कि सॉल्ट, नमक की बात कर रहे हैं। और इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो है विशिष्ट
पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर संसाधन के रूप में। राइट, तो इस तरीके से हमारे अलग अलग जगहों पर, हमारे अलग अलग राज्यों में संसाधनों की विविधता है, यानी अलग अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार के अलग अलग रूपों के संसाधन मिलते हैं, जिनके अपने अलग महत्व और उपयोग है। बात करते हैं आगे कि झारखंड के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो जो महत्वपूर्ण संसाधन है वो कौन कौन से हैं, जैसे कोयला, माइका, लौह अयस्क, और यहाँ पर वन संपदा भी बहुत ज्यादा है, इसलिए जंगल भी हमारे लिए संसाधन के रूप में है। खास करके झारखंड जो है वो खनिज संपदा के मामले में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है बच्चों, इसलिए इसे हम खनिजों का भंडार घर भी कह सकते हैं। यानी झारखंड की भूमि न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के औद्योगिक विकास की गति तय करती है बच्चों। तो इस तरह से अगर हम बात करें संसाधन का विकास चक्र यानी कॉन्सेप्ट फ्लो देखें, तो सबसे पहले कोई अगर नेचर का यानी प्राकृतिक पदार्थ है वो सबसे पहले उसकी खोज की जाती है, और खोज करके यानी प्रकृति में कच्चे माल या तत्व की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जब पता लग जाता है तो दूसरे स्टेप पर हम आते हैं। अब उसे निकालने और शुद्ध करने के लिए उचित तकनीकी विकसित की जाती है। राइट, यानी तकनीकी का विकास। जब तकनीकी का विकास हो जाता है तो आगे स्टेप में चलते हैं। अब हम देखते हैं उसको निकालने का खर्च उसके बाजार मूल्य से कम हो, ताकि उससे हमें आर्थिक लाभ प्राप्त हो, यानी तीसरा कदम होता है आर्थिक लाभ। और फिर इसके बाद हमारा जो समाज है उसके द्वारा यानी समाज द्वारा सकारात्मक उपयोग लायक वो हो और वैधानिक मान्यता भी प्राप्त हो, यानी सामाजिक स्वीकृति भी प्रदान होना आवश्यक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट फ्लो यानी संसाधन का विकास चक्र रहा। मतलब क्या, सबसे पहले पदार्थ की खोज, उसके बाद तकनीकी विकास, उसके लिए उसके तकनीकी खोजेंगे, फिर वो तकनीकी ऐसी हो जिससे हमें आर्थिक लाभ हो, आर्थिक लाभ इस तरह से हो, और साथ ही साथ में उसकी सामाजिक स्वीकृति भी होनी जरूरी है। तो इतनी बातें जरूरी होती हैं। सामान्यतः हमारे अंदर कुछ गलतफहमियां होती हैं और उनकी सच्चाई क्या होती है इस पे अगर हम बात करें, कुछ लोग ये समझते हैं कि जो कुछ भी हमें मिला है वो सब कुछ हमारे लिए एक मुफ्त उपहार के रूप में है। अक्सर हमारे जो लोग होते हैं वो इस तरह से सोचते हैं कि प्रकृति में उपलब्ध हर एक चीज हमारे लिए एक मुफ्त उपहार है और इसका जितना चाहे उपयोग किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरी तरह से गलत धारणा है बच्चों। ये धारणा बिल्कुल हमें अपनानी नहीं चाहिए। तो बात करते हैं सही धारणा क्या है। सही धारणा है, वैज्ञानिक जो ट्रुथ है वो ये कि संसाधन जो है वो मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, अर्थात प्राकृतिक पदार्थ केवल तभी संसाधन बनेंगे बच्चों जब हम अपने श्रम, कौशल और उन्नत तकनीकी का उपयोग करके उनको मूल्यवान यानी वैल्यूएबल बनाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी गलतफहमियां हैं वो उनको हमें नहीं अपनानी है, हमें जो सही बात है उसे अपनाना चाहिए। बात करते हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से विशेष कुछ खास नोट्स हैं बच्चों। तो याद रखने वाली चीजें हैं कि सबसे पहले संसाधन की बुनियादी शर्त क्या है बच्चों, तीन बातें जो आपके लिए बड़ी आवश्यक है। उपयोगिता यानी यूटिलिटी, मूल्य यानी वैल्यू, और तीसरा सुलभ टेक्नोलॉजी यानी इजी जो टेक्नोलॉजी है वो आपके लिए अवेलेबल होनी जरूरी है। ये तीन बातें यानी उपयोगिता, मूल्य और सुलभ तकनीकी उपलब्ध हो, किसी भी संसाधन, किसी भी वस्तु के संसाधन होने के लिए ये उसकी बुनियादी शर्त है यानी बेसिक कंडीशंस है। दूसरी बात, मानव का स्थान यहाँ कहाँ है, तो मानव स्वयं अपने आप में एक महत्वपूर्ण संसाधन ही है। क्यों? क्योंकि ये खुद ही संसाधनों का निर्माण करता है अपने तकनीकी और ज्ञान के माध्यम से। तकनीकी संभाव्यता मतलब तकनीकी ज्ञान के बिना कोई भी पदार्थ संसाधन नहीं बन सकता, एकदम ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कुछ टॉपर्स टिप्स यानी एग्जाम के टिप्स की। तो उत्तर लिखते समय बच्चों सिर्फ आपको प्राकृतिक वस्तु नहीं लिखना है, बल्कि ये जो तीन शब्द हैं यानी तकनीकी रूप में सुलभ, आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य, इन तीनों का जिक्र जरूर करना है अपनी डेफिनेशन में। राइट, तो इतनी बातों को अगर आप रखेंगे ध्यान में तो निश्चित तौर पर आप बोर्ड में बढ़िया करके आइएगा। संसाधनों के विकास के स्तर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर में आप देख रहे होंगे 90% अप्रोक्सीमेट यहां दिखाया जा रहा है, जो तकनीकी और उपयोग से एकदम क्लियर संसाधन हमारे लिए
उपलब्ध हैं, जिन्हें हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं, यानी डेवलप्ड रिसोर्सेस बोलते हैं। कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनकी फ्यूचर में उपलब्धता है, यानी उन पर काम चल रहा है, उपलब्धता तो है, उनके अंदर अभी क्षमता भी है, यानी जिनको हम अभी आगे के लिए संसाधन के रूप में देख रहे हैं, यानी उनकी संभावना है, राइट। और कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो हमारे यहाँ जो रिजर्व पड़े हुए, यानी अभी उनके बारे में हमने कुछ सोचा समझा भी नहीं है, वो ऐसे पड़े के पड़े हुए हैं, वो भविष्य के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, सुरक्षित तकनीकी के माध्यम से पड़े हुए हैं। तो इस तरह से संसाधनों के विकास का लेवल है, मतलब कि ये जो ग्राफ है यहां से आप देख सकते हैं कि तकनीकी के विकास के साथ साथ जो संभावित और आरक्षित कोष है, राइट, यानी कि जो संभावित संसाधन है और आरक्षित कोष है, ये धीरे धीरे समय के साथ में ये भी विकसित संसाधनों में बदल जाते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे हम इनका इस्तेमाल करने लगते हैं वैसे ही ये हमारे लिए विकसित संसाधन के रूप में बदल जाते हैं। आगे हम चलते हैं। अब कुछ आपके लिए स्वमूल्यांकन यानी कि सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए दो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है। तीन ऑप्शंस है आपके लिए, जब वह केवल सुंदर दिखती हो, दूसरा ऑप्शन जब उसकी उपयोगिता हो और तकनीकी सुलभ हो, तीसरा जब वह बहुत पुरानी हो। तो सही आंसर टिक किया हुआ है, दूसरा सही आंसर होगा जब उसकी उपयोगिता हो और तकनीकी रूप से सुलभ हो। क्वेश्चन दूसरा देखिए बच्चों, संसाधन मुख्य रूप से किनका परिणाम है। केवल प्राकृतिक उपहारों का, मानवीय क्रियाओं और तकनीकी का, केवल आकस्मिक घटनाओं का। तो सही आंसर होगा मानवीय क्रियाओं और तकनीकी का। अब बात करते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, संसाधन शब्द से आप क्या समझते हैं। तो आंसर में हमें लिखना होगा, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, बशर्ते वो तकनीकी रूप से सुलभ हो, आर्थिक रूप से और व्यवहारिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से स्वीकृति हो, संसाधन कहलाती है। ये वही एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन है जो ऊपर में पहले आपको बताई गई है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी किसी वस्तु को संसाधन कैसे बनाती है। तो जब तक हमारे पास किसी पदार्थ के उपयोग की तकनीकी नहीं होती, तब तक वह केवल हमारे लिए एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। प्रौद्योगिकी के आने पर ही हम जो है उसका दोहन करके उसे दैनिक जीवन के लिए मूल्यवान बनाते हैं, यानी उसे हम संसाधन का रूप दे देते हैं। तो ये कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण लघुत्तरीय क्वेश्चन रहे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपके दीर्घ आंसर यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, इनके विश्लेषणात्मक जो आंसर हैं वो आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे मानव स्वयं सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, इस कथन की सविस्तार व्याख्या कीजिए। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है तो उनमें इन बातों का जिक्र होना जरूरी है। जैसे पहली कि प्रकृति में मौजूद पदार्थ स्वयं उपयोगी नहीं बनते। दूसरा, मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल, ज्ञान और तकनीकी का उपयोग करके प्राकृतिक पदार्थों को परिवर्तित करता है। तीसरा, मानव श्रम ही कच्चे कोयले को ऊर्जा में और लोहे को स्टील व मशीनों में बदलता है, यानी मानवीय क्रियाओं के बिना संसाधन अस्तित्व में बिल्कुल आ ही नहीं सकते। तो इस तरह से एकदम स्पष्ट आंसर हमने लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, संसाधन निर्माण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक रूप से मान्य होने का क्या मतलब है। तो इसके लिए कुछ खास शब्द हैं, खास लाइनें जिनको आपको यूज करना चाहिए। तकनीकी होने के बावजूद समाज की संस्कृति और नियम उस वस्तु के उपयोग की अनुमति देनी चाहिए, यानी कहने का मतलब इसमें पीछे ये बात छिपी है कि समाज के हितकारी होना चाहिए। दूसरा, यदि किसी क्षेत्र में धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से किसी संसाधन का उपयोग प्रतिबंधित है, तो वह हमारी सामाजिक दृष्टिकोण से संसाधन नहीं माना जाएगा। ध्यान रखिए क्या कह रहा है, अगर किसी क्षेत्र में धार्मिक या फिर सांस्कृतिक कारणों से किसी संसाधन का उपयोग प्रतिबंधित है, तो हम उसे सामाजिक नहीं तब हम उसे संसाधन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से वो अप्रूव्ड नहीं है, यानी उसको स्वीकृति प्रदान नहीं है। तीसरा कि सामाजिक स्वीकार्यता ही संसाधन को आर्थिक मूल्य प्रदान करती है बच्चों। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के माध्यम से पूरा सीखा कि संसाधन क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, उसके बाद जो है संसाधन होने की क्या शर्तें हैं,
राइट। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, इन सभी बातों को हमने सीखा बच्चों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही फर्दर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट इसके पार्ट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।